नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सामने एक बार फिर से एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जेएसएससी और सीजेएल परीक्षा को लेकर सरकार के फैसले के बाद हजारों चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। परीक्षा में गड़बड़ी और छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया है और इसके बाद उन युवाओं की चिंता बढ़ गई है जो चयन के बाद पिछले तकरीबन 7 महीने से सरकारी कर्मचारियों के तौर पर वो काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 2000 अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के फैसले के बाद नाराज चयनित अभ्यर्थियों ने रांची में मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया और अपने भविष्य को लेकर सरकार से जवाब मांगा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि उन्होंने परीक्षा पास करने के बाद नियम के मुताबिक नौकरी हासिल की। अब परीक्षा रद्द होने के फैसले का असर सीधे उनकी नौकरी पर पड़ रहा है। कई युवा पिछले 7 महीने से सरकारी कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कार्यालय में प्रवेश से भी रोके जाने की खबर सामने आई है। इस फैसले ने अभ्यर्थियों की निजी जिंदगी पर भी असर डाला है। कुछ युवाओं की हाल ही में शादी हुई है, जबकि कुछ की शादी होने वाली थी। कई अभ्यर्थी अपने माता पिता और बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में नौकरी जाने का डर उनके लिए सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं बल्कि पूरे परिवार के भविष्य का सवाल बन गया है। वहीं सरकार के सामने भी दोहरी चुनौती है कि एक तरफ भर्ती परीक्षा को लेकर उठे सवालों का समाधान करना है, तो दूसरी तरफ पहले से चयनित और नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर फैसला लेना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार करीब 2000 युवाओं को राहत देगी? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी? अगर समाधान नहीं निकला तो क्या झारखंड में आंदोलन और एक बड़ा रूप लेगा, एक और नया आंदोलन शुरू हो जाएगा? फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों की नज़र सरकार के अगले कदम पर है और सरकार के सामने हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल खड़ा है। सुनिए क्या कुछ कहा है यहाँ राजनेताओं, नेताओं और इन अभ्यर्थियों ने। ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे विधि व्यवस्था पर सवाल उठे, ठीक है? कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग प्रशासन से आग्रह किए हैं, कुछ 1-2 नाम दिए हैं कि उस स्थल पर आप सहमति बनाइए, हम लोग वहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। परसों रात से हम लोगों ने आंदोलन का आगाज कर दिया था और अनवरत चलता रहेगा, टूटेगा नहीं जब तक सीजीएल रद्द वापस नहीं होगा, जब तक शांतिपूर्वक किसी भी तरह का कोई उग्र हिंसा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कोई भी नहीं करेंगे, एकदम शांतिपूर्वक, ठीक है, गांधीवादी तरीके से। हमें कल किसी ने बता रहा था कि अध्यक्ष बनने के लिए 70 करोड़ देना होता है, तो हमें नहीं लगता है हेमंत सोरेन 70 करोड़ रुपया खुद खाए होंगे। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी तक भी कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचा होगा, तो क्या बोलेंगे? तो वो लोग तो सत्ता में, वो लोग बोलेंगे ही। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहा है, झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है और इसीलिए सीबीआई के से ही जांच हो तभी मामला। जी हाँ, तो विपक्ष का कहना है, यानी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सीबीआई जांच करे तो कुछ बात बने, अन्यथा बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। जो पहले छात्र आंदोलन कर रहे थे परीक्षा रद्द करने को लेकर, उनको भी लॉलीपॉप दिया गया है और जिन युवाओं की नौकरी लग गई थी, जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे, उनके सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर सरकार ने गेंद अब इनके पाले में डाल दी है। अभ्यर्थियों के और छात्रों के पाले में पड़ी हुई है गेंद के, आखिर उन्हें देखना है उन्हें कैसे उछालना है, क्योंकि सरकार ने मांगे मान ली थी और मांगे मानने के बाद अब जो सरकारी नौकरी पर जो लोग काबिज थे, जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे, वो अब प्रदर्शन करने के लिए लामबंद हैं। ऐसे में कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे? क्या अब ये आंदोलन कोर्ट के दरवाजे पहुंचेगा? क्या इस फैसले को चुनौती दी जाएगी इन अभ्यर्थियों के द्वारा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो भाई साहब नियम और कानून के तहत चयनित होकर गए, हमने तो परीक्षाएं पास की, हम तो नियम के मुताबिक परीक्षा पास करके चयनित हुए थे। अब ऐसे में हमारे सामने तो बड़ा संकट खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक सीजेएल को वापस नहीं ले लेते इस फैसले को, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अब बड़ी संकट वाली स्थिति खड़ी हो गई सरकार के सामने। सरकार आखिर कैसे इन युवाओं को मनाएगी, इन अभ्यर्थियों को मनाएगी? क्योंकि अब इन कर्मचारियों को दफ्तरों में जाने नहीं दिया जा रहा है, इन्हें रोक दिया गया है और
सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये कहिए, रांची में अब फिर से ये अभ्यर्थी जुटने लगे हैं और ये यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी वो दे रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गांधीवादी तरीके से हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, किसी तरह की कोई भी अभद्रता नहीं की जाएगी। सरकार ने जो फैसला लिया है अब उससे आक्रोश बढ़ गया है। जो चयनित युवा हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है। अब वो अपनी नौकरी वापस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हमारी नौकरी चाहिए। हम तो नियम के तहत नौकरी पर लगे थे, कानून के तहत नौकरी पर लगे थे। अब ऐसे में अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी बात आ रही है। विपक्ष इस पूरे खेल को देख रहा है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि सरकार ने गुमराह किया है बच्चों को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को, और सरकार यहाँ दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है और ऐसे में इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। कुल मिला के ये है कि इधर कुआं उधर खाई, ऐसी स्थिति बन गई है। हालांकि सरकार के सामने अब ये चुनौती है कि इन अभ्यर्थियों को वो कैसे मैनेज करेगी, कैसे यहाँ समझाइश देगी। सरकार के सामने ये बड़ी एक चुनौती है और ऐसे में जो संयुक्त सरकार है, संयुक्त गठबंधन की जो सरकार है, उसके सामने बड़ा ये बखेड़ा खड़ा हो गया है। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अन्नू प्रसाद हैं कांग्रेस से। अन्नू प्रसाद जी का बहुत स्वागत है। और आनंद झा भारतीय जनता पार्टी से अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका बहुत स्वागत है। अविराज यादव हैं आरजेडी से हमारे साथ, अविराज भाई का बहुत स्वागत है। और ब्रजेश रॉय हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हमारे मौजूद हैं, ब्रजेश भाई का भी बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, ये तो बड़ी विकट संकट वाली स्थिति पैदा हो गई, इधर कुआं उधर खाई। अब विपक्ष भी कह रहा है कि बच्चों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन आ गया, सारी चीजें हो गई, परीक्षाएं रद्द हो गई, लेकिन जो लोग चयन हुए अब वो आ गए आगे। बोले भाई साहब हमें कॉलर पकड़ लिया उन्होंने कहा हमने कानून के तहत नौकरी पाई है, आपने कैसे हमें बाहर कर दिया। अब बड़ी समस्या आ गई, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को ब्रजेश जी? सुनील जी, सवाल जरूरी है और बेहद गंभीर सवाल है, इसलिए सवाल जरूरी है। और TV7 लगातार सवाल पूछने का आपके द्वारा ये कार्य करती रही है। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में हालांकि कई उदाहरण ऐसे मिले हैं कि कई जो भर्ती परीक्षा है उसकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। 2016 में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मामला सामने आया था जब शिक्षक नियुक्ति के 25,000 शिक्षकों को घर बिठा दिया गया। लेकिन झारखंड की जो बात है, अब यहां से मैं 2 मिनट समय लूंगा सबसे पहले कि जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा के छात्र झारखंड में आंदोलन पर आए, अभ्यर्थी आंदोलन पर आए, जंतर मंतर उठकर रांची आ गया और जंतर मंतर के मुकाबले एक अलग तस्वीर झारखंड में पेश की गई। न तो यहाँ पे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया, न मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई, न कोई अभद्रता की गई और न ही यहाँ के छात्रों ने अपना धैर्य खोया। हाँ, वो गांधीवादी तरीके से तिरंगा हाथ में लेकर के वो सरकार के सामने गुहार लगाते रहे और अपनी 3 मांगों को वो प्रमुखता से रखते रहे। अब सरकार ने जब उन पर दबाव बना तो आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट की बैठक बुलाई और आनंद फानन में आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में आनंद फानन में हेमंत सोरेन ने 2014 से तमाम परीक्षाओं की जांच का निर्देश दे दिया और इसके साथ ही कहा कि 14वीं जेपीएससी से लेके जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा जो उसके परीक्षा परिणाम भी जो घोषित हुए हैं उनको रद्द किया जाता है। ये मुख्यमंत्री है, राज्य के अबुआ सरकार के मालिक हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी और कल देर शाम इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हम लोगों ने अपने चैनल पे बाकायदे प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। अब बड़ी बात यह है कि जो जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा के पास उम्मीदवार थे, थोड़ी देर के लिए जेपीएससी को अभी किनारे किया जाए। ऐसे अभ्यर्थी और जेपीएससी को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो इसमें सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि अधिकारी भी।
पुलिस के एसडीपीओ रैंक पे, डीएसपी रैंक के प्रशाखा पदाधिकारी से लेके रेंज ऑफिसर से लेके तमाम से लेके कर्मचारी तक है। जो आईसीडीएस परियोजना चलती है सीडीपीओ वाली, उसकी महिला पर्यवेक्षिका भी है। अब ये मामला दिलचस्प है जेएसएससी और सीजीएल को लेकर के कि 2024 में जो परीक्षाएं हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था, कथित धांधली का आरोप लगा और उसके बाद में बवाल जब बढ़ा और विपक्ष हावी हुआ तो उसके बाद यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में पहुंचा। जी। झारखंड हाई कोर्ट ने दोबारा परीक्षा करने का निर्देश दिया, दोबारा फिर से परीक्षा हुई और उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया, कथित धांधली का मामला सामने आया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब तारीख आई, तारीख पर तारीख पड़ती रही, तारीख आई, उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरी परीक्षा जो ली गई है उसका रिजल्ट आप प्रकाशित करें। और रिजल्ट प्रकाशित हुआ, जो युवा है, जो अभ्यर्थी जिन्होंने दोबारा फिर से एग्जाम दिया, उन लोगों ने नौकरी पाई। और ये जो हेमंत सोरेन की सरकार का ये निर्देश जो आया, जो फरमान जारी हुआ, तो इसमें करीब 2000 नहीं, मैं पुख्ता आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं सुनील जी, 2628 लोगों पे नौकरी जाने की तलवार लटक चुकी है। जी। चूंकि नौकरी गई है, ये बात अभी वैधानिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये फरमान जारी किया, उसी दिन शाम के बाद से और दूसरे दिन नोटिफिकेशन दूसरे दिन शाम को जारी होता है और अभ्यर्थियों को, जो युवा नौकरी कर रहे थे, उनको दरवाजे पर झारखंड मंत्रालय में रोक दिया गया और धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती जा रही है। अब आपने एक बड़ा टचिंग पॉइंट कहा कि कई ऐसे युवा हैं जिनकी शादी हो चुकी। जाहिर सी बात है, हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में अगर आप गौर करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे अभी भी लड़की वाले वैसे लड़के की तलाश करते हैं जो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, जो सरकारी नौकरी में हो। ठीक बात। तो जिनको नौकरी मिल गई, उनके बल्ले बल्ले हुए और खुशी से वो सभी देवी देवता को प्रसाद चढ़ाए, घर में पूजा किया, पूरे अपने शुभचिंतकों को, अपने परिवार वालों को पार्टी दी और सज धज के दूल्हा बने और बारात गए, कई दुल्हन भी बनी और उनके हाथों में मेहंदी सजी, वो बारात बने, बारात आई। सरकारी नौकरी मिलना और सरकारी नौकरी मिलने के बाद ऐसा संकट आ जाना, ये कुल मिला के ऐसा ही है जैसे प्राण पखेरु उड़ जाए और फिर शरीर रह जाए। बस ऐसे ही है नौकरी जाना, प्राण पखेरु निकल गए तो मृत शरीर है। अब उन बच्चों के सामने, अभ्यर्थियों के सामने यही संकट है, यही स्थिति है। मैं अन्नू प्रसाद जी, सुनील जी, सुनील जी एक मिनट केवल मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अब क्या है कि जैसे बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने संविधान विशेषज्ञों से राय मशवरा करने के बाद में जो बयान दिया, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, कि ये छात्रों को, एक तरफ जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा के छात्रों कथित धांधली को लेकर जो आंदोलन करते, उन्हें ठगने की कोशिश की गई, तो दूसरी तरफ जो युवा नौकरी कर रहे थे 7-8 से, उन्हें भी दिग्भ्रमित किया गया। अब ये मामला कोर्ट में पहुंचना है निश्चित तौर पर, और कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगना है, और झारखंड के मुख्यमंत्री या झारखंड सरकार उसके बाद सबसे यही कहते फिरेंगे कि हमने तो अपना काम कर दिया था, अब न्यायपालिका का ये मामला सामने आ गया तो उसके सामने तो हम भी छूटे पड़ते। ये मैं समझ लेता हूं। अन्नू प्रसाद और हमारे साथ अविराज यादव हैं, वो बताएंगे बेहतर तरीके से कि क्या प्लानिंग है। क्या यही मान के चलें अन्नू जी, जो ब्रजेश जी कह रहे हैं कि आपके पास एक अवसर हो जाएगा? बोले भैया देखो, हमने बच्चों की भी बात मान ली है और युवाओं को नौकरी भी दी, अब क्या करें, मामला अदालत में है। आपके सामने बेसम संकट खड़ा है, परिस्थिति बड़ी है, इधर कुआं इधर खाई है। कैसे इन बच्चों की नौकरी, जो नौकरी कर रहे थे, वो समायोजित होंगे? अन्नू प्रसाद जी। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। जी सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार जी।
जी जी, सुनिए, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जाहिर सी बात है कि इस समय जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, उसके अनुसार कहीं ना कहीं गंभीर विषय का मामला भी है। और हम इस आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात कहना चाहेंगे कि सभी लोग, पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी अभ्यर्थी इस समय इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनकी नौकरी संकट में है, उन कहीं ना कहीं उसका हल निकाला जाएगा। और इस बारे में हम लोग बैठ के बात करेंगे। फिलहाल अभी इससे ज्यादा हमारे पास अभी कोई इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है कि बहुत गंभीर मामले या बहुत गंभीर स्थिति परिस्थिति बनी है। हम बात करने के प्रयास में हैं और बात करेंगे। और हम माननीय राहुल गांधी जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अभ्यर्थियों से मिले और सारी मामले को बातचीत करके या और कोई रास्ता निकालने का प्रयास करें। ये लगातार माननीय राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री जी से वहां पे अपील कर रहे हैं। पहली अपील जब हुई ना अन्नू जी, 24-25 दिन हो गए पहली अपील में। अब देखना यह है कि अगली अपील में कितना समय लेंगे राहुल जी। आऊंगा आपके पास दोबारा, मैं अभिराज यादव के पास जाऊंगा। भाई अभिराज जी, आज हमने एक दृश्य देखा, आपके सबसे बड़े नेता, युवा चेहरे तेजस्वी यादव जी, हमने देखा उन्होंने गिरफ्तारी अपनी दी, वो भी युवाओं की मांग उठा रहे हैं। इधर रांची में एक बड़ी परिस्थिति खड़ी हो गई, आपकी मिलीजुली सरकार है रिश्तेदारी वाली। अब बताइए यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा इन बच्चों के साथ? कहाँ खड़े हो भैया? जी नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं मुझे डिबेट चर्चा में सम्मिलित करने के लिए। देखिए, ये जो मामला है बेहद ही संवेदनशील मामला है, लेकिन आपको इसमें ऐसे देखना होगा कि जो भी हमारे छात्र जो 20-22 दिन से आंदोलन कर रहे थे, तो जैसा कि सरकार ने उनकी मांगों को माना और उनके हित में उन्हीं का ये मतलब सलाह था सरकार को कि सरकार इन एग्जामों को रद्द करे। सरकार ने उस विषय में कानूनी सलाह लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से, और तब इस फैसले पर सरकार ने आगे बढ़ने का काम किया और इन एग्जामों को रद्द किया। तो जैसे कि उन छात्रों में, आंदोलन करने वाले छात्रों में खुशी का माहौल है कि सरकार ने उनकी बातों को माना और उनको एक विकल्प दिया, उनकी मांगों को माना। तो आप उसी से अंदाजा लगाइए कि सरकार इस मुद्दे पर भी, जिनका जो 2200 छात्र जिनका नौकरी चला गया है अभी, तो सरकार उन पर भी गंभीर है। ये अभी ताजा मामला है, कल परसों का मामला है, इसलिए अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन सरकार चिंतित है। जैसा कि सरकार इस पे लगातार फीडबैक ले रही है कार्यपालिका से, न्यायपालिका से और कानूनविद से, और इस सभी से सलाह लेकर के इसमें जो उचित होगा सरकार उसमें आगे बढ़ेगी। जैसा कि हम अपने विवेक से कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अंतिम ब्लूप्रिंट तो सरकार पेश करेगी, वो उसके लिए तो हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन इसमें जैसा कि आज एक त्वरित आदेश आया है कि सरकार ने बोला है कि जेपीएससी के साथ ही 13वीं 14वीं जेपीएससी जो परीक्षा रद्द हुई थी, उसी के साथ जेएससीसी की भी परीक्षा जल्द कराई जाए। तो सरकार इस पर यही अगला कदम यही उठा सकती है। अरे मेरे भाई, मेरा सवाल कुछ और है। अब सरकार ने क्या नोटिफिकेशन दिया है वो हमें मालूम है और जानकारी है उसकी। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, ये जो अब अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे थे, जिनमें अफसर भी हैं कर्मचारी भी हैं, ठीक है, अफसर भी हैं कर्मचारी भी हैं, 4th क्लास से लेकर अपर लेवल तक के बाबू भी हैं। अब ये बताइए इनको कैसे ठीक ठाक इनकी व्यवस्था चले? किसी की शादी लटक गई, किसी के माँ बाप को इलाज करवाना है, वो नौकरी गहने बेच के, खेत बेच के तो नौकरी पाए, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, नौकरी चलेगी, क्या करेगा? इनको कैसे इनकी व्यवस्था कैसे होगी ये बताओ। उत्तर दे रहा हूँ, देखिए मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, मैं ये जो उत्तर दे रहा हूँ ये मैं अपने विवेक से दे रहा हूँ। बाकी ब्लूप्रिंट सरकार तो पेश करेगी, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। हमारा जो ये है, मेरा जो विवेक कहता है, बहुत ऐसे पहले मामले आए हैं जिसमें कि नौकरियां रद्द हुई हैं, तो उसमें थोड़ी आवाज इनकी थोड़ी तेज करिए, बहुत कम आवाज आ रही है। अभिराज यादव की आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। आज हमने पटना में देखी, जबरदस्त बुलंद आवाज थी आरजेडी वालों की। आज थोड़ी ठंडी कैसे हो रही आवाज? थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए इनका। अभी आवाज आई सर? जी आ रही, आवाज आ रही है आपको? बड़ी ठंडी आ रही भैया, इतना ठंडा ना करो मामले को।
विषय बड़ा ज्वलंत है। जी देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, कि इसमें मैं अपने विवेक से बता रहा हूँ कि जो पहले भी ऐसे बहुत एग्जाम रद्द हुए हैं, नौकरियां रद्द हुई हैं, तो उसमें सरकार क्या करती है, जल्द मतलब दोबारा ये एग्जाम लेंगी। जैसे कि आज सरकार ने एक आदेश भी दिया है कि जो 13वीं 14वीं जेपीएससी रद्द हुई है, उसके साथ ही जेसीसी की भी परीक्षा जल्द सरकार कराएगी। तो बाकी जितने भी नौकरियां हैं उनको सरकार जल्द कराएगी, और जो जिनका मतलब अभी नौकरी गया है उनको उम्र में सरकार छूट देगी, ताकि वो दोबारा एग्जाम में बैठ सके। ये एक विकल्प हो सकता है। बाकी आपने जो कहा, जो जी ठीक है ब्रजेश जी, जो बात अभी अभिराज जी कह रहे हैं और अन्नू जी कह रही हैं कि हम देखो बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं, इनका भी समाधान होगा, ये सारी चीजें क्या लग रहा है कानून के मुताबिक और बाकी चीजें क्या कह रही हैं, क्या ऐसा संभव है, मुमकिन है? क्योंकि परीक्षा रद्द होगी तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चों की नौकरी भी जाएगी, और नौकरी न जाए उसके लिए कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था आपको दिख रही है? कोई समझ में आ रहा है कि सरकार कोई नया गजट निकालेगी, नई व्यवस्था देगी? अभी जी सुनील जी, देखिए, मैंने अभी अभिराज यादव जी को भी सुना, अन्नू जी को भी सुना जी, ये दोनों वो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि विषय वस्तु की पूरी जानकारी। अभिराज भाई अब रुक जाइए थोड़ा सा। जी जी, अन्नू जी को और अभिराज जी को विषय वस्तु की शायद पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो मामला सामने है, सबसे पहले दो टुक का मामला ये है कि जिनकी नौकरी चली गई 2628, उसमें अधिकारी भी है और कर्मचारी भी, इनकी नौकरी परसों से इन्हें झारखंड मंत्रालय में, ये तो झारखंड मंत्रालय एक जगह हो गया, लेकिन पूरे झारखंड में सरकारी महकमे में जिनकी अपनी सेवाएं दे रहे थे, जाके कुर्सी पर बैठते थे, टूल पर बैठते थे, अब उनको बैठने से रोक दिया गया, मना कर दिया। अब अभिराज जी का कहना है कि सरकार ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि ऐसे अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं, बड़ा गौर कीजिएगा इस सवाल पर अभिराज जी और अन्नू जी, जो नौकरी कर रहे हैं उनको फिर से एग्जाम देना होगा उसी सरकारी नौकरी के लिए। हाँ, उनके उम्र में थोड़ी रियायत दे दी जाएगी। और ये कहाँ का इंसाफ है भाई? और यही वजह है कि जो झारखंड मंत्रालय के सामने जो युवा जिनकी नौकरी जाने का तलवार लटकी हुई है, वो कह रहे हैं इंसाफ दो या फांसी दो, ये नारे लगा रहे हैं साहब। और बारिश में, अभिराज जी आप रांची में है, रांची में क्या बारिश का माहौल है आप बता सकते हैं? लगातार बारिश हो रही है, हर किसी के पास छाता भी नहीं है। आ रहा हूं अन्नू पासवान, आप ही एक सेकंड, अन्नू जी आपके पास आ रहा हूं, अन्नू प्रसाद जी। और अन्नू जी एक मिनट अन्नू जी, और रह गई बात कि अन्नू जी तो शुरुआत में छात्र आंदोलन, जो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के छात्र आंदोलन कर्मी थे, जिनको की एक प्रकार से मतलब क्या बोला जाए 60-70% जिनकी मांगे मान ली गई, टेंट वगैरह भी खुल गया। हालांकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम 60 दिनों के लिए अपने आंदोलन को स्थगित करते हैं, और 60 दिनों के बाद अगर सीबीआई जांच की मांग पर हेमंत सोरेन सरकार तैयार नहीं होती है तो हमारा अगला आंदोलन जो होगा वो सरकार की चूल्हे हिल जाएंगे। अब रह गई बात की क्लियर कट है कि ये जो अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी करने नहीं दिया जा रहा है, तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, ये कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे, ये मामला कोर्ट में लटक जाएगा, और हेमंत सोरेन की सरकार के हर मंत्री नहीं, कोर्ट में ब्रजेश जी, कोर्ट में तो एक आखिरी विकल्प होता है, किसी के भी पास कोर्ट जाने का जो रास्ता है ना, वो सबसे आखिरी रास्ता है। जब कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं होती, न्याय नहीं मिलता हुकूमत से, तब लगता है कि अब तो फिर मालिक मुख्तार हमारा अदालत ही है, वही फैसला होगा, फिर मामला वहां जाएगा। अभी तो उम्मीद ये की जा रही है कि हमारे लिए भी व्यवस्था करिए, हमारी नौकरी नहीं जाए, ऐसा कुछ आपको विकल्प देना होगा। अन्नू प्रसाद जी, अभी तो बच्चे कोर्ट जाने के लिए निकले नहीं हैं, वो अभी आप ही से गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, एक मिनट सुन लीजिए, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, अभी ब्रिजेश राज जी ने ये बात कही कि भाई जिन लोगों की नौकरी मिल चुकी है, वो फिर से दोबारा कैसे एग्जाम देंगे, वो कैसे फिर से उनकी उम्र निकल गई है। तो ब्रिजेश मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कह दूं कि शायद आपको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में
इस तरीके की भी व्यवस्थाएं हैं जहां पे लोग 20 साल से 25 साल से लोग नौकरी कर रहे थे, अब उनसे ये कहा जा रहा है कि आप टेट का एग्जाम पास करिए और फिर उसके बाद आपकी नौकरी बचेगी। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी पूरी जानकारी लेके आनी चाहिए कि ये भी एक 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 रुख है। हम बताएंगे, वो पूरी जानकारी है हमारे पास, हमारे पास है अन्नू जी, आप चिंता ना करो, हमारे पास पूरी जानकारी है डॉक्टर साहब, हम बताएंगे आपको। अभी आप कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो। उत्तर प्रदेश का उदाहरण हम हमारे पास है ना, हम रखे हैं भाई अपने पास लेके। उससे बहस कर लीजिए तो मुझे बात करने दीजिए, मुझे अपना पॉइंट रखने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि जब उन छात्रों ने आंदोलन किया जहां पे उन्होंने कहा कि परीक्षाएं बहुत लीक हुई है, परीक्षाएं बहुत दिक्कत क्या है, वो परीक्षा रद्द किया जाए, सरकार ने बहुत सोच समझ के ये काम किया है। अब जब एक नई और बात आ रही है तो इसमें भी कहीं ना कहीं झारखंड गवर्नमेंट इस बात को देखेगी, गंभीरता से ले रही है और इस बात पे बात होगी और उन विद्यार्थियों से बात होगी जिनकी नौकरी की आप बात करें, जिनकी नौकरी की ब्रिजेश राज की बड़ी चिंता है, उनकी भी बात हम गंभीरता ही से लेंगे और ऐसा रास्ता निकालेंगे कि वो भी संतुष्ट होंगे और सारी चीजें बहुत सही पटरी पे ही रहेगी और व्यवस्थाएं उचित रहेंगी। ना तो यहाँ पे किसी को लाठी पड़ रही है, ना तो यहाँ पे किसी को आंसू गैस मारे जा रहे हैं, ना तो किसी के सामने AK-47 डाला जा रहा है, मगर शालीनता से सरकार बात भी कर रही है और शालीनता से उसी तरीके का रास्ता भी निकलेगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। इसका पूरा ध्यान सरकार। अच्छा ये बताइए, पहले वाले बच्चों को 24-25 दिन लग गए, इनको कितना समय लग जाएगा? कितने दिन की छूट दी है आपने? देखिए एक बात, नहीं मुझे यकीन है, सुन लीजिए, आपको चिंता है, बिल्कुल चिंता, जैसे दिल्ली जंतर मंतर पे भी आपको चिंता रही होगी, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, हर रोज चिंता थी। वही चिंता आपको उस समय भी थी जिस तरीके से बीजेपी के लोगों से आपने प्रश्न किया था। आपकी गंभीरता चिंता के ऊपर मैं बिल्कुल बात करूंगी और इस पे भी बहुत जल्द बात होगी और बहुत समय नहीं लगेगा, मगर क्योंकि मामला संवेदनशील है तो रास्ता निकलेगा और ऐसा रास्ता निकलेगा जो एकदम सबको संतुष्टि के साथ को हम कॉन्फिडेंस लेके काम करते हैं। अन्नू जी, हमें तो आप लोगों की ज्यादा चिंता रहती है भैया, हमसे ज्यादा चिंता तो हम और ब्रजेश जी से ज्यादा तो कोई चिंता करता ही नहीं आप लोगों की समस्या, ये भी आप लोग समझते नहीं, लेकिन उसको हमने कहा कि ऐसा संकट न खड़ा हो जाए कि फिर आपकी चूल्हे हिल जाए। एक सेकंड रुक जाओ, फिर आपकी चूल्हे हिल जाएं, इसलिए इस निपटारे को 25 साल जो 22 साल 30 साल जब हमें मालूम है कि आने वाला कोई बड़ा तूफान है, भूकंप की स्थिति बन रही है, मौसम विभाग ने जानकारी दे दी है, रेड अलर्ट जारी हो गया, उसके बाद भी हम ऐसी इमारत में खड़े रहे कि वो जरा सा धरती कांपे और गिर जाए और वहीं मर जाए, हम क्यों ऐसे जोखिम लेंगे ना? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको इनको करना ही होगा, इन बच्चों की व्यवस्था करनी होगी। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, मैं आ रहा हूं। अभिराज लगातार ना बोलिए, अन्नू जी प्लीज लगातार ना बोलिए, बात नहीं जाती ना ऐसे, ना आपकी बात जाएगी ना मेरी बात जाएगी दर्शकों तक। रुक जाइए प्लीज, मैं अभिराज आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश का जिक्र अन्नू जी ने किया। उत्तर प्रदेश में जो नियुक्तियां की थी ना नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, शिक्षा मित्रों वाली, वो नियम के विरुद्ध थी और वो कोर्ट में जाकर ठहर गई, वहां चौखट पे ही दरवाजा उन्होंने अपना माथा पटक दिया, वो नियम के विरुद्ध थी। वो बीएड टीईटी और बाकी चीजें पास करने के बाद नियम के अनुरूप नहीं लगे थे वो लोग, वो सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था दी थी। वो कोर्ट में टिक नहीं पाई नियुक्ति, कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, और दूसरी सरकार जब आई तो उसने उनकी चिंता की और कहा कि कैसे समायोजन हो सकता है, जो लोग काबिल थे उनको टेट दिलवाया, उनकी नियुक्ति कराई। आप लोग जानकारी हमको बताते हो कि आपके पास जानकारी नहीं रहती, इतनी जानकारी तो आप लोगों को बेसिक रखनी चाहिए। भाई अभिराज आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा भैया, कितना समय लगेगा? ये जो बात आपने कही थी अभी पहले राउंड में, ये जानकारी इन बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही? कम से कम उनको थोड़ी तसल्ली हो जाए। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमें पहले आश्वासन चाहिए, लिखित में चाहिए। अभिराज भाई जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जी मैं बोलूं? देखिए सर, कोई भी कानूनी काम करने के लिए कुछ जहां पे गड़बड़ी हुई है, कानूनी जांच करने के लिए कानून के तहत चलना पड़ता है, जिसमें कि समय लगता है। तो इसमें कोई
हमें भी चिंता है। जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, सरकार कोई गलत कदम नहीं उठा सकती है, लेकिन थोड़ा सब्र बना के रखना होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। मैं ब्रजेश जी का उस उत्तर का जवाब देना, ये सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसमें वो बोले कि वस्तुनिष्ठ जानकारी नहीं है हमें। तो सर, जो अग्निवीर बहाली आई थी से केंद्र सरकार ने जब लागू किया था, उसके पहले जस्ट अग्निवीर लागू होने से जस्ट पहले पिछली बहाली जो सरकार ने ली थी, जो रेगुलर बहाली जो जो पिछले पद्धति पे होती थी, तो उसमें कितने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में छात्रों का चयन हुआ था, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया था और फिर आनन फानन में अग्निवीर को लागू किया गया था, और उन छात्रों के लिए आज तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। इसका ये उदाहरण का हम क्या अर्थ नहीं समझे? ये उदाहरण आपको क्यों देना पड़ रहा है? सर फिर से बोलिए, आवाज कट रही ये है। उदाहरण आपको क्यों देना पड़ रहा है, क्या समझें इसका मतलब आप बताओ। देखिए, उदाहरण इसीलिए देना पड़ रहा है कि जहां पे एक तरफ केंद्र सरकार है जो कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन छात्रों को, अग्निवीर से पहले वाले सेना में जाने वाले छात्रों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं दी, और अगर हम इस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अगर मान लीजिए सरकार देती अच्छा, है, तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने नहीं किया ऐसे हम भी नहीं करेंगे? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करेंगे। आप उदाहरण तो ऐसा ही दे रहे हो ना महाराज। वो तो सवाल उठाया जा रहा है, आपके तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है कि दोबारा एग्जाम ना हो, उम्र में छूट ना मिले। हाँ, तो सब चीज तो नहीं हो सकता है ना, कुछ तो हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कुछ तो इसका विकल्प निकालना पड़ेगा ना। और जहां तक बात है जांच, ये बात हमने कब कही कि दोबारा एग्जाम ना कराओ या छूट ना दो? ये बात हमने कब कही? हम तो ये करें दोबारा एग्जाम भी कराओ, लेकिन जो बच्चे चयनित हुए हैं हाई कोर्ट के आदेश के बाद, जो नौकरी पाए हैं, उनका कैसे समायोजन होगा? क्या वो दोबारा फिर से परीक्षा में भाग लेंगे? उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। मैंने वो अपने विवेक से बताया कि इसका क्या क्या विकल्प हो सकता है, लेकिन अब आखिरी फैसला तो ऊपर में कैबिनेट की बैठक में सरकार को तय करना है, और उसके लिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आप सब्र बनाए रखिए, ज्यादा दिन ये मामला टलेगा नहीं, इसका जल्द हल निकलेगा, एग्जाम होगा। या अगर जांच प्रक्रिया तेजी से चल रही है तो जांच में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, जो छात्र गड़बड़ी करके नौकरी हासिल किए हैं उनका रद्द होगा नौकरी। जो गड़बड़ी नहीं किए हैं हो सकता है उनका बहाली पुनः बहाल कर दिया जाए। आप इस पर भी तो सोचिए, हो सकता है अगर उनका बहाली पुनः बहाल कर दिया जाए जल्दी, जांच अगर जल्द खत्म हो जाती है, न्याय हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो जो गड़बड़ी के माध्यम से आए हैं उनकी नौकरियां सिर्फ जाएंगी, और बाकी जो मेरिट पे आए हैं उनकी पुनः बहाली हो जाएगी, वो फिर से पुनः बहाल हो जाएंगे। लेकिन नहीं तो ये आप कैसे तय करोगे भैया? मैं वही समझना चाह रहा हूं, ये आप कैसे तय करोगे कि ये गड़बड़ी वाला है, इसने नकल की थी, है, इसने पर्चा लीक वाले मामले में ये था? ये कैसे तय होगा भैया? कैसे पहचानोगे कर्मचारी को? सुनील जी, अभिराज जी का कहना है कि सीआईडी की जांच चल रही है ना। हाँ, और सीआईडी की जांच जो है ये एजेंसी राज्य सरकार की है। मांग तो पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की है, तो सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है हेमंत सोरेन की सरकार? जी, सीबीआई जांच से, ये बड़ा प्रश्न है, सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? यही प्रश्न विपक्ष भी कर रहा है कि आप सीबीआई जांच करा लीजिए। लेकिन इन सब पहलुओं के बीच जो उदाहरण दिया जा रहा है कि भैया देखो सेना में भर्ती थी, फिर अग्निवीर ले आए और ये वो सब वहां हुआ, वहां बच्चों के साथ कुछ न्याय नहीं हुआ, ये उदाहरण का ब्रजेश जी आप क्या अर्थ समझ रहे हैं? ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी अलग राग अलाप रही है, और वो युवाओं की मांग को रख भी रही है और थोड़ी राजनीति भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार में एक साथ मिलकर सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मलाई भी खा चुके हैं इस पूरे प्रकरण में, वो कांग्रेस है, वो आरजेडी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गड़बड़ियां
हेमंत सोरेन पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 और 2014 से जांच की मांग जो हो रही है, 2013 में पहली बार लगभग 1.25 साल के लिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। उस समय भी गठबंधन की सरकार थी और उसके बाद में हेमंत सोरेन 2 टर्म की मुख्यमंत्री इस पार्ट 2 में आ गए हैं। तो हेमंत सोरेन के पूरे कार्यकाल में, और ये दुर्भाग्य झारखंड का, सुनील जी मैंने पहले आपसे भी कहा था कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में तो पेपर लीक और तथाकथित धांधली और गड़बड़ियों की बात आई। सीट बेचे जाते हैं, क्वेश्चन नेपाल से लेकर दुमका से लेकर के धनबाद से लेकर बोकारो तक में रटवाए जाते हैं। एक एक होटल को सालों भर के लिए कोई कोई माफिया बुक कर लेता है पूरे होटल को। ये तमाम चीजें हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेपीएससी के अध्यक्ष के लिए 70 करोड़ की बोली लगती है। और यहां पर ये सवाल करूंगा कि जेएसएसटी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जी के अध्यक्ष पर अभी तक कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ है। जेपीएससी के 2 अध्यक्ष को आपने बदल दिया। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन में भी गड़बड़ियां हुई। उन गड़बड़ियों के चलते आपने उनको पूरे परीक्षा को जो प्रणाली है वो सबको रद्द कर दिया। जी ठीक बात है, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि इस बाबत अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आप पर लग रहे हैं, छात्रों के भविष्य को लेकर जो तलवारें लटकी हुई हैं, आपको उस पर तो अपनी बात रखनी होगी। आपको ये तो स्पष्ट करना होगा कि अब आगे क्या और इन छात्रों के लिए क्या होगा जो अभ्यर्थी हैं, जो कह रहे हैं कि हम गांधीवादी तरीके से बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। उनके लिए आपको कुछ ना कुछ तो कहना होगा। अगर आप यूं ही खामोश रहेंगे और नहीं बोलेंगे तो फिर सब्र का बांध भी आगे बढ़ेगा। ये तो तय है। अन्नू जी, आगे आकर कुछ तो डिसाइड करना होगा, कुछ तो बताना होगा इन अभ्यर्थियों को कि भाई हम आपके लिए चिंतित हैं, या हम आपके हित की बात कर रहे हैं, या करेंगे, या उसमें उतना समय लग जाएगा। कुछ तो बताना होगा ना। क्या अनु जी हैं हमारे साथ? जी मैं जवाब दूं इसका? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? अविराज आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है सर? अविराज आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ हाँ सुन पा। अविराज आप जवाब दीजिए। कुछ तो कहना होगा भैया, कुछ तो बताना होगा ना हुकूमत को। देखिए बिल्कुल बिल्कुल कहा जाएगा। यही सवाल हमसे तब जब छात्र जो आंदोलन कर रहे थे तो उस समय भी हमसे पूछा जा रहा था कि आखिर इनको कब आश्वासन दिया जाएगा, कब इनकी मांगों को माना जाएगा, कितने दिन लगेगा, कितने दिन ये आंदोलन करेंगे। आखिर सलाह मशवरा करके कार्यपालिका से न्यायपालिका से सरकार ने उनकी सब मतलब 100% मांगों को मान लिया और उनके हित में फैसला किया। तो इसी से आप भरोसा करिए कि ये भी जो छात्र हैं ये भी हमारे अपने हैं, ये भी झारखंड प्रदेश के अपने छात्र हैं। मुख्यमंत्री जी के भी सभी कोई भाई लगेंगे, कोई कुछ भी लगेंगे, आप कुछ भी बोल लीजिए, उनसे छोटे हैं, सभी की चिंता करते हैं मुख्यमंत्री जी। तो बिल्कुल जैसा कि सरकार के तरफ से विधायक और मंत्री प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे सरकार के तरफ से, सभी जा करके आंदोलन करने वाले छात्रों से भेंट किए थे, उनकी बातों को सुने थे और सरकार ने उनको भी न्योता दिया था अपनी बातों को रखने के लिए। ठीक उसी प्रकार सरकार के एक प्रतिनिधित्व दल, इसमें भी हमें उम्मीद है ये छात्र से भी मिलने जरूर जाएंगे, इनके भी बातों को सुनेंगे, इनके भी टेक्निकल पॉइंट्स को सुनेंगे, इनकी भी जो परेशानियां हैं उनको सुनेंगे। और पूरा हमें उम्मीद है कि सरकार इन्हें भी अपने साथ वार्ता करने के लिए जरूर बुलाएगी। और कुछ समय, बस कुछ समय आप दीजिए, सब्र रखिए, सरकार इसका भी निदान। नहीं भैया, हमारे देखो, हमारे सब्र रखने से कुछ नहीं होगा। सब्र आपको उनको बांधना होगा, अभ्यर्थियों को। हमारे सब्र रखने से क्या, हम तो जो आंदोलन करेंगे हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप हमें घुटी दो, ये मीठी गोली दो कि भैया देखो सब्र रखो सुनील भाई,
तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हम तो प्रश्न पूछेंगे आपसे, अगर ये बच्चे नहीं मान रहे, अगर ये अभ्यर्थी वहीं अड़ गए, अड़िग रहे, तो हमारा इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो सब्र वाली बात है ये वहां बताओ रांची में, ताकि उनको सब्र आए। भाई रूपेंद्र दुबे, अब एक और बड़ा मामला आ गया है। 2-2.5 हजार से ज्यादा ऐसे कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी हैं झारखंड में जिनकी नौकरी खतरे में आ गई है, तलवार लटक गई। अब उनको दफ्तर में घुसने नहीं दिया जा रहा, बोले चलो हटो, भागो, तुम्हारा काम खत्म। वो पूछ रहे क्यों, हमने क्या गुनाह किया? तो गुनाह बताया नहीं जा रहा, कहा जा रहा है जो आप जिस परीक्षा से भर्ती होकर आए थे वो रद्द हो गई है, आपकी नौकरी गई। रूपेंद्र दुबे, हमारे जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय जी। देखिए, अब सच्चाई की बात करेंगे सुनील जी, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है कि पहले कैसे गड़बड़ियां होती थी सरकारों में, इसमें कोई डिनाइंग नहीं कर सकते। ना हम आपसे छुपा हुआ है, ना हमारे जितने भी पहले की सरकार में आप भी हो भैया, ना हमारे पहले की सरकारों में आप भी हो। नहीं, पहले की सरकारों से आज से मैं बात कर रहा हूं। पहले की सरकारों का मतलब आज चले जाओ आप जो है 20 साल 30 साल पहले, आज की डेट में आज से 10 साल के प्रोसेस में क्या हो गया है। क्या भाई वर्तमान की स्थिति बात करो, अभी इतना पीछे ना ले जाओ भाई, ज्यादा पीछे ले जा रहे हो आप, अभी वर्तमान पे बताओ। देखिए, वर्तमान में यह है कि अगर ऐसा आया है सरकार के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मैं क्वालिफाइड हूं, अगर मैं एग्जाम जो है निकाल सकता हूं, मैं दोबारा दे दूंगा। इसमें हमें लगता है कि जो है नेताओं को या फिर पब्लिक को ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि जिसको नहीं नॉलेज है वो पैसा फेंक के आया है, दे के आया है 2, 4, 6, 10 लाख रुपया। क्योंकि आपको भी पता है सुनील जी, आदमी खेत बेच देता था, माँ बहन के गहने बेच देता था कि भैया सरकारी नौकरी, अब तो हम राजा बाबू बन जाएंगे। तो उनके लिए समस्याएं साहब जरूर होगी। और जो लड़का, जो इंसान टैलेंटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, जो एग्जाम क्वालिफाइड करके आया होगा, पेपर निकाल के आया होगा, तो कोई बात नहीं, हिसाब करा लो आप दोबारा, क्या दिक्कत है। हमें टाइम बता दो, महीने 10 दिन पहले बता देना, थोड़ी सी हम और पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। भैया रूपेंद्र, उसमें रिवीजन ही तो करना पड़ेगा। भैया रूपेंद्र, आप तो ऐसा बता रहे हो जैसे मैगी की तरह, हलवे की तरह है, सब कुछ हलवा है एकदम। एक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ जाए आदमी और फिर वो उतर के आए नीचे और वो कहे मैं माउंट एवरेस्ट और झंडा गाड़ के आ गया, आप रूपेंद्र भाई कहेंगे ना हमने देखा नहीं यार, फिर से जाओ, जब हम देख लेंगे चोटी पे तब हमें तसल्ली होगी। वो वही उसी डंडे से 2 कंटाप और लगाएगा आपके, बोले हम बताएं हम चढ़ के आए नहीं आए। वहां से मिट्टी भी ले आएगा हाथ में कि भाई साहब चोटी की मिट्टी लाया हूं, और वो लगा देगा आपके मुंह पे। कैसी बातें करते हो, गजब। किसको खतरा नहीं होता, किसको खतरा नहीं होता रूपेंद्र? अगर माउंट, एक बार जो बच्चा पास हो गया किसी सरकारी नौकरी में, आप कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, उसके कलेजे पे हाथ रख के देखिए, उससे पूछिए ना कि जा बेटा फिर से, तुम कच्चे हो अभी, फिर से जाओ दोबारा दे के आओ, क्या स्थिति होगी उसकी। देखिए सुनील जी, समस्याएं तो आएगी। अब उसमें अब सरकार से क्या कर सकते हैं कि अब आप वही है कि गाय भैंस भेड़ को सब एक को कर दो, या तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब उसके हिसाब तो नहीं चल पाएगी ना जो आज की जनरेशन है। अगर आप उस एग्जाम को जो है, नीट को जो है आप खत्म कर दोगे, जो झारखंड में किसी भी स्टेट में है, उसमें कैसे होगा? आज इसमें समस्याएं तो हैं। आप चले जाइए, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, आप माउंट एवरेस्ट के लिए बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कितना मेहनत करके इंसान माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं कुछ लोगों को समस्याएं होंगी। अब साइंस से जब आता है सुनील जी, तो उसमें माचिस आती है तो हमारे घर का चूल्हा भी जलाएगी, और हमारे घर में कहीं झोपड़ी में, मकान में आग भी लगा देगी। तो साइंस का दोनों पहलू है। अब इसमें अगर आप रद्द किया जाए तो समस्याएं तो आना ही आना है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अब इससे सुलझा कैसे जाए, सरकार को इसमें कैसे जो है निकलना है, वो समस्या बहुत बड़ी है। कि अब बिल्कुल सही है कि जो एग्जाम तो आप बताओ ना, सेटल हो गया है, हर एक चीज, इधर समस्या बड़ी है, उधर आपकी पार्टी बड़ी है। आप बताओ, आपकी पार्टी तो विश्व स्तर की पार्टी है भैया, समस्या का समाधान बताओ ना। इन बच्चों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा ना हो और बाकियों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हुकूमत चाहे तो क्या ना कर दे। से बढ़कर कोई पार्टी नहीं होती सुनील जी। हाँ,
आज अगर मैं आपके चैनल पे बैठ रहा हूं तो जनता की वजह से बैठ रहा हूं। हमारे आरजेडी के नेता यादव जी बैठे हुए जनता की वजह से बैठे हुए हैं। तो जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती, क्योंकि जनता जब मूड बना लेगी ना तो अच्छे अच्छे सरकार को धरा। बाबूलाल मरांडी आपको सुनेंगे ना रुपेंद्र भैया, तो फिर बैठना मुश्किल हो जाएगा आपका टीवी पे। बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं आपको पता है? वो विपक्ष के नेता हैं झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी के। झारखंड बनने वाले वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं वो आपको सुनेंगे तो फोन खड़का देंगे आपको कि रुपेंद्र बेटा अब नहीं बोलना ज्यादा। आप तो बिल्कुल विपरीत बोल रहे हो उनके। वो कह रहे हैं सरकार ने तो ऐसा संकट खड़ा कर दिया, ये बच्चे ना उधर वाले इधर के रहे ना इधर वाले जो नौकरी वाले थे, ये सरकार ने दिग्भ्रमित किया है। वो सरकार पर हमलावर हैं। आप कह रहे हो सरकार करे भी तो क्या करे हैं भाई? ब्रजेश जी, रुपेंद्र जी तो बिल्कुल एकदम ऐसे आए, बोले ठीक है भैया आप क्या कर सकते हैं, संकट तो आएगा। ऐसा तो नहीं रुपेंद्र को याद नहीं हो कि हम किस, रुपेंद्र भूल गए हो कि हम कहां का विषय डिस्कस कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो नहीं समझ बैठे रुपेंद्र? ब्रजेश जी, सुनील जी, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो अभी जुड़े हैं, इनको विषय वस्तु की जानकारी सही तरीके से नहीं है, और इनको ये भी जानकारी नहीं है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है और किस तरीके से इनके नेता जो भारतीय जनता पार्टी में राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अभी वर्तमान में वो है साथ में आदित्य साहू, आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष आज दिल्ली में अमित शाह के पास अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं झारखंड की जी। और ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, ये तो लग रहा है कि पूरी तरीके से हेमंत सोरेन सरकार के सपोर्ट में बातचीत कर रहे हैं। लग रहा है कि सब कुछ सही है। अरे भैया, 8-9 महीने जो सरकारी नौकरी कर लिया, जिसके घर का राशन पानी, घर की खुशियां सरकारी नौकरी के तर्ज पर लौट आई, जिनकी ब्याह शादी हो गई, और उसको अचानक से एक दिन एक फरमान जारी होता है हेमंत सोरेन सरकार का और कहते हैं कि इतने सालों का जितना परीक्षा सब रद्द कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो सरकारी नौकरी कर रहे थे अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, उनको वापस उनके जगह पर बैठने नहीं दिया जा रहा, दफ्तर में घुसने नहीं दिया जा रहा। इसको क्या बात कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सुनील जी ने सही कहा, इतनी संवेदनशील मुद्दे पर आप इस तरह का बयान रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या बोले जाए? जी ठीक है अभिराज भाई, अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आ गए होते कि भाई इतने बच्चे चलो क्वालिफाई हुए हैं परीक्षा में, और पोस्टिंग या बाकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी है वो सब चीजें नहीं हुई होती, तो एक बार को मान लिया जाता। लेकिन ये तो 7-7, 8-8 महीने बाबू बन गए, सरकारी नौकर बन गए, उसी उम्मीद पर माँ बाप की आंखों में चमक आई, ब्याह भी तय हो गया। बिटिया ने भी अरमान सजा लिए कि चलो हमारा होने वाला पति सरकारी बाबू है। अब क्या होगा? तो बर्बाद। अभिराज भाई, एक बात और बताना चाहूंगा कि ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल वाली परीक्षा 2024 की थी, और जब धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, तो ये मामला बवाल होने के बाद कोर्ट पहुंचा। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी दोबारा परीक्षा ली जाए जी। दोबारा परीक्षा ली गई, और उसके बाद में झारखंड हाई कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई चलती रही, और बाद में झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, दूसरी बार जो परीक्षा मेरे निर्देश पर ली गई है उस परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जाए। उसमें भी बड़ी त्रुटियां हुई, बहुत सारे धंधेबाज ने अपना धंधा चलाया, क्योंकि ये कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षा हुई थी, कोर्ट के सुपरविजन में नहीं हुई थी। परीक्षा कंडक्ट करने वाली वही कंपनी थी जिसको हेमंत सोरेन ने ब्लैक लिस्टेड किया है, और इसके बाद ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि झारखंड हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसके समर्थन में है, हम सहमति जताते हैं। हाँ। अब जो अभ्यर्थियों को, युवाओं को नौकरी मिल गई, वो अपना काम करने लगे, रोज अपने दफ्तर में अपने समय से पहुंचने लगे, फाइलों का निष्पादन करने लगे, और अचानक 2 दिन के अंदर में एक मामला आता है, बवाल होता है, उसको आप संभाल नहीं पाते हैं,
सीआईडी जांच का हवाला देते हैं और उसके बाद तुरंत कहते हैं कि नहीं, इतने परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। तो 2628 युवा, 2628, ठीक ठीक है भाई। अविराज जवाब दीजिए। 2628 युवा। अविराज भाई जवाब दीजिए। जी, ये तो माननीय देखिए, अदालत के इसका जवाब निर्देशानुसार सीधा सारी है चीजें कि हुई हैं थोड़ा- भैया, अदालत के निर्देशानुसार। अब बताओ, आपकी फोटो चकाचक आ रही है, थोड़ा पीछे हो अदालत जाओगे के तो और बढ़िया निर्देशान- आएगी। आपकी फोटो अच्छी आ रही है, थोड़े से और पीछे हो जाओगे तो और अच्छी आएगी। अब बोलो, जोर से बोलो। अब ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर, बोलो। देखिए कोर्ट के निगरानी में हुई जरूर है, लेकिन वही कोर्ट के निगरानी में भी उस ज्वाइनिंग के पहले उसमें वो दर्शाया गया था कि सीआईडी जांच में अगर ये प्रभावित होता है, सीआईडी जांच में अगर कुछ आता है तो ये ज्वाइनिंग प्रभावित हो सकती है। आप ये प्रभात खबर में परसों के पेपर में अरे प्रकाशित है। छोड़ो भाई, कहाँ आज प्रभात आपको और ये सब 19 उठा ले तारीख आए। को हम आपसे इतना पूछ रहे हैं कि ये जो बड़ी विकट परिस्थिति इन लोगों के सामने खड़ी हुई है, जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी समस्या का समाधान क्या होगा और कैसे होगा, और करना तो है ही आपको, और ये भी तय है। और कब तक करेंगे? बिल्कुल करना है और हम करेंगे। और आप जो अभी कनेक्शन कटने से पहले आप एक सवाल पूछ रहे थे कि कैसे चिन्हित करेंगे कि कौन गड़बड़ी के माध्यम से हाँ। आया है और कौन मेरिट पे आया है, हाँ। उसका जवाब मैं दे दूं तो वो तो छटनी करने का काम हमारे जांच अधिकारी का, जांच एजेंसियां का है, जो सीआईडी कर रही है, पुलिस महकमा कर रही है, सीआईडी कर रही है, और जो भी उससे जुड़े जांच एजेंसी हैं वो चिन्हित करेंगे। कैसे करेंगे? आंसर शीट का मिलान करेंगे, किसने कितने सही प्रश्न बनाए, कितने गलत बनाए, कितना कट ऑफ जाना चाहिए था, किन लोगों का कम कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया, वो तो जांच में खुलकर आ ही जाएगा। वो तो जांच एजेंसियां उसमें लगी हुई है। अच्छा, ये इसमें वो बात, जो विकल्प- परीक्षा देने के बाद भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि किसको नंबर ज्यादा देने कम देने। हमें तो अब तक ये पता था कि पेपर ये आउट तो- हो गया, पर्चा लीक हो गया, बस वहीं खेला है। आप तो ऊपर की भी व्यवस्था बता रहे हो कि अंदर भी ऐसा होता है क्या भैया यादव जी? और होता है तो बड़ा ये खुलासा तो कर रहे हो ही आप। लोग नहीं, ये तो आप ही लोग प्रकाशित किए हैं, आप ही लोग खोज के खबर लाए हैं, जांच एजेंसियां खोज के लाई हैं, मीडिया कर्मी इस चीज को दिखाते हैं। हम जो पूछ रहे हैं आप वो नहीं छपता बता है, रहे हो। आप न जाने कहां की रिपोर्ट घुमा रहे हो हमारे ऊपर। ऐसा ना करो, ये जादू मंत्र हमारे ऊपर ना फूंको भाई साहब। मरा हुआ सांप हमारे गले में न डालो। हमारी तो सीधी सी बात, हम सीधा सा आपसे पूछ रहे हैं कि इनकी समस्या का समाधान कैसे मीडिया होगा। को मैं बोल रहा हूँ, ये आपके माध्यम से ही ये खबर हमें भी मिलती है। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, या कुछ अपने मीडिया चैनल जो दूसरे हैं उनको भाई भी जब देख आप देखो लीजिए। फंसना, आप जब आप फंसने की स्थिति में होते हो तो तब हमारे ऊपर अटैक करते हो हैं। अब आपको लगा कि ये तो फंसा दिया सुनील भाई ने, ये हमने क्या बोल दिया बवाल। बिल्कुल मैं नहीं फंस रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं प्रभात खबर। हाँ, तो ऐसा होता है क्या? हमें ये बता दो बस, हाँ या ना, इतना जवाब दे दो। परीक्षा आउट होने के बाद या पेपर पर्चा हो जाने के बाद, परीक्षा कंप्लीट हो जाने के बाद, वहां अंदर जब जांच पड़ताल होती है तो ये तय हो जाता है कि किसको नंबर ज्यादा देना बेटा, किसको कम देना है, ये सब तय होता है कि अंदर, वो बता दो बस। देखिए बिल्कुल होता है, और इसमें कौन लोग शामिल हैं उसी चीज का तो जांच चल रहा है। उन्हीं लोगों को तो ब्रजेश जी, एक और बड़ी अपडेट है आपके लिए। अब इस पर भी आपको देखना होगा कि जांच जो करते हैं पेपर चेकिंग वाले, उनको भी पकड़ना होगा आपको। ये यादव जी ने अच्छी जानकारी दी। भाई रूपेंद्र जी, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार ये कह दे कि जितने भी ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो लगे थे, ये सब फर्जी परीक्षा पास करके आए थे। आपके हिसाब से बता रहा हूं मैं, जो आपका भाव था कि समस्या तो आएंगी, इन सबको कह दिया जाए कि नहीं, आपको दोबारा परीक्षा देनी होगी तभी आप सेलेक्ट होगे। ये कह देना चाहिए सरकार को। रूपेंद्र भैया। सुनील जी, मैं अपनी बातों को वापस लूंगा। देखिए, अगर इंसान से गलती हो जाती है तो उसमें कोई वो डिनाइंग नहीं है, क्योंकि मुझे मुद्दे का थोड़ा सा मैं लेट जुड़ा था तो मुझे जो है क्लियर नहीं हो पाया। देखिए, चाहे किसी भी स्टेट में हो वो परीक्षा हो, क्योंकि जब एक सैलरी किसी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है ना,
तो उसको फाइनल हो जाती है कि साहब आप तो ये जो है सरकारी एम्प्लॉय बन गए हैं या फिर जिस डिपार्टमेंट में उसमें लग गए हैं। तो उसके बाद अगर परीक्षा कैंसिल करना किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी स्टेट के लिए बहुत गड़बड़ी वाली बात है, वो चाहे कहीं भी हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे सरकारी नौकरी लग जाती है, अभी भी आप चले जाइए यूपी बिहार साइड में, आदमी पहले प्रेफरेंस देता है सरकारी नौकरी वाले को, भले वो 50,000 रुपया कमाता हो, 40,000 रुपया कमाता हो। तो अगर सैलरी क्रेडिट हो गई है, ऐसी चीजें हो गई है, तो उसमें डिनाइंग नहीं करना चाहिए, ना उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी का हिसाब किताब होता है। वो बच्चे जिनकी शादियां हो गई हैं, जिन्होंने अपने सैलरी के अकॉर्डिंग मकान ले लिया है, EMI जा रही है, अपने सैलरी के अकॉर्डिंग कोई फाइनेंशियल अपना कदम उठा चुके हैं, उसको कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या झारखंड सरकार जिम्मेदारी लेगी उस पे? अगर झारखंड सरकार जिम्मेदारी लेगी कि हमारे बिहार पे जो आप लोगों ने सरकारी गवर्नमेंट अब आप विपक्ष के नाते, विपक्ष, रुपेंद्र भाई, विपक्ष के नाते आप लोग झारखंड में इनके लिए कहां तक और कैसे आवाज बुलंद करोगे? विपक्ष के नाते हम जनता के लिए पूरी तरह से आवाज को बुलंद करेंगे। ऐसी नहीं होगा कि जो सरकारी नौकरी लग गए हैं, उनकी 5-6 महीना सैलरियां आ गई हैं, उन्होंने अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले लिए हैं, हो सकता है कोई लोगों की शादी हो गई होगी सरकारी नौकरी के बिहार पे, अब उनको आप कैसे जो है अलग कर सकते हो? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी वाली बात है ना। उन माताओं बहनों का इसमें मानसिक कितना जो है दुर्व्यवहार पड़ेगा, उनका मानसिक संतुलन कितना कमजोर हो जाएगा कि साहब हमने अपनी बिटिया की शादी किया था सरकारी नौकरी के बिहार पे, अब वही सरकारी नौकरी जा रही है। इसको झारखंड सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने फाइनेंशियली मकान बना लिया, बहुत संक्षेप में ब्रजेश जी, 30,000 की अब आगे क्या, उसको झारखंड सरकार जवाब देगी। अब आगे क्या ब्रजेश जी? देखिए सुनील जी, सीधी सी बात है, पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय का अभिनंदन है कि विषय वस्तु को उन्होंने समझा, अपने आप को दुरुस्त किया जी। और अभिराज जी युवा है, अभिराज यादव आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के युवा चेहरे हैं झारखंड में। मैं इनको जानता हूं, बहुत अच्छे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पार्टी लाइन की बात होती है तो बंधे होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये जो मसला है सुनील जी, इसको समझना पड़ेगा। हेमंत सोरेन सरकार ने जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा के कंबाइंड जो छात्रों का आंदोलन था, वो जब इनके गले की हड्डी बनता हुआ नजर आया, तो इन्होंने आनंद फानन में फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट की बैठक, आपात बैठक परसों बुलाई, और उसके बाद में एक सिरे से कह दिया कि 14वीं जेपीएससी का पीटी ही नहीं, हम ये लगातार सारी परीक्षाओं को रद्द करते हैं। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से, हेमंत सोरेन ने बड़ा मुलायम लहजे में कहा कि गड़बड़ियां कहीं ना कहीं होती रहती हैं, 2014 से सभी ली जाने वाली परीक्षाओं की जांच करवाएंगे। 3 मांगे थी छात्रों की, 3 मांगे थी। पहला मांग कि परीक्षाएं रद्द हो, उससे 2 कदम आगे बढ़ के हेमंत सोरेन ने और भी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। दूसरी मांग थी कि जो परीक्षाओं में धांधली हुई है, अनियमितताएं हुई है, उनकी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच हो, और वो जांच सीआईडी से नहीं होगी, उसमें संलिप्त जो अधिकारी हैं उनको दंड भी दिया जाए, और उसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से हो जी। अब मामला यह है कि जिनको एक मुख्यमंत्री के एक फरमान के बाद 2628 युवा तत्काल ऐसा लग रहा है कि वो सड़क पर आ गए। जी हाँ, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको दफ्तर में घुसने नहीं दिया जा रहा। और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बहुत सही कहा कि जिनकी शादी हो गई, जिन्होंने मकान ले लिया, जिन्होंने अपना फ्यूचर फिनेंशियल प्लानिंग कर लिया, उनका क्या होगा। लेकिन बड़ी बात है कि अब ये मसला जो है, ये मसला अब जाएगा कोर्ट, और कोर्ट में जो हम या आप कोई भी हैं, जो माननीय कोर्ट के पास, न्यायपालिका के पास जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएंगे, तो ऐसा अंदाजा लग रहा है ये बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष राज्य के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है। 2628 लोगों का मसला नहीं है अभिराज भाई, इसको परिवार के 5 सदस्यों से जोड़ दोगे तो ये करीब
तकरीबन 13,000 के करीब परिवार के सदस्य होंगे। उनके जो नाते रिश्तेदार हैं वो सब इससे प्रभावित होंगे, सब ये जान लो। और ये आंकड़ा लाखों में पहुंचेगा। एक व्यक्ति की जब नौकरी लगती है ना, तो न जाने, आप तो सब समझते हो, जानते हो, जो काम करते हो घर में दैनिक दिनचर्या में, पता है कि कितने लोगों की उम्मीद आपसे जगती है, कितने लोगों के अरमान हैं। बहन है, भाई है, बेटी है, बेटा है, पत्नी है, माँ है, बाप है, सबकी व्यवस्था आपके कंधों पर होती है। और इससे मान लीजिए, ये सिर्फ मैं फिर कहूँगा, ये 2-2.5 बच्चों का ही मसला नहीं है, ये कितने लोगों को प्रभावित करेगा ये समझिए। और ये आपके लिए अभिशाप से कम नहीं होगा अगर ऐसी स्थिति बन रही है। तो आपको ये भी व्यवस्था देखनी होगी। आपके पास तमाम सारा तंत्र है, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील से लेकर तमाम लोग। ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुसार देनी होगी ताकि इन लोगों के रोजगार भी चलता रहे, इनकी नौकरी भी बचे। और जिन बच्चों ने प्रदर्शन किया, जो परीक्षाएं रद्द हुई, उनके हिसाब से परीक्षाएं अब आयोजित हों, उनको भी अवसर मिले। लेकिन इनके पेट पर लात मारोगे तो फिर कष्ट तो भुगतना होगा आप लोगों को। और कष्ट कहाँ होता है पता है यादव जी? कष्ट होता है चुनाव के दरमियान। ये एक उंगली का मसला है, ये एक उंगली दबेगी तो सारा कष्ट आपका आ जाएगा बाहर। अभी तो नहीं, अभी तो सब मौज में हो, चकाचक हो, सब माल चाप रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चुनाव के दरमियान ये लोग दिखा देंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आपसे कि रांची से फिर हम वो तस्वीर ना देखें, रांची में फिर हम हिंसक प्रदर्शन की कभी कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि कल्पना सोरेन जी हैं, वो भी सुन रही होंगी कार्यक्रम को, तो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी, वो भी शायद हो सकता है उनकी भी कुछ चीज़ें हों जो कहें वो मुख्यमंत्री जी से कि इनका भी देखना होगा भैया, बच्चों का भी। हम यही कल्पना करते हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक रहे, झारखंड में किसी की नौकरी भी न जाए और बाकी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हों। इस पर अमल करिए और इनको आश्वासन जरूर दीजिए। ये लोग बारिश में हैं, अभी धूप निकलेगी तो कड़ी धूप में भी होंगे, तो ऐसी स्थिति सामने खड़ी कर दी है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं भैया आपसे यादव जी कि जैसा आंदोलन आप लोगों ने आज पटना में दिखाया, वहां आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। वहां तो सरकार से आपको बातचीत करनी है, आपके बड़े नेताओं को उतना करा दीजिए। वहां जेल जाने की भी जरूरत नहीं, वहां उसके लिए रूपेंद्र के बड़े चेहरे जाएंगे, बाबूलाल मरांडी बैठे हैं आंदोलन के लिए। ऐसी स्थिति न बने, इसलिए उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा। अन्यथा ये लोग ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं ले लेती। लो, ये और बड़ी बात कह दी है, समझ रहे हैं ना आप इसकी गरिमा। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक रहे। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अन्नू जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत धन्यवाद। अविराज आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। रूपेंद्र आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।